है। और यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 12 का काव्य के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए वाला प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें पूर्व भूमिका, काव्य के लक्षण या परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों के विचार, संस्कृत के आचार्यों के विचार, जिसमें आचार्य जगन्नाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी, आचार्य बर्मन, इनके विचार हम देखेंगे। और दूसरे हिंदी के आलोचकों के मंतव्य देखेंगे, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राजेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, पश्चिम के विद्वानों के मत देखेंगे, जिसमें वर्ड्सवर्थ, जॉनसन, कालरिज और अंत में उपसंहार। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि पूर्व भूमिका में हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा काव्य सृष्टि के विधाता है। ब्रह्मा की सृष्टि के समान कवि की सृष्टि सुंदर होती है। इन रचना में, यानी कि कवि की जो रचना होती है उसमें वन, कुंज, पहाड़ आदि में सुंदरता होती है। कभी कभी तो हमें यह भी लगता है कि जैसे ब्रह्मा की यह जो सृष्टि है उससे भी कहीं अधिक सुंदर यह कवि की रचना है, जिसमें हमें अधिक रमणीयता और रसमयता दिखाई देती है। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जहाँ रवि नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की जो दृष्टि होती है वह अत्यंत व्यापक होती है। जैसे काव्य के विविध लक्षण होते हैं, परिभाषाएं अलग अलग होती है, भाव पक्ष और कला पक्ष, अलंकार, छंद आदि पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमें दिखता है कि कविता की सृष्टि नियतिकृत, नियम रहिता होती है। अब हम देखते हैं कि काव्य के लक्षण या कविता की परिभाषा है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से ही होती है। हम यह सोचते हैं कि पहले तो यह हमें प्रश्न होगा कि काव्य क्या है अथवा कविता क्या है। अब इसको जानने के लिए काव्य के लक्षण तथा परिभाषाओं का हमें अवलोकन करना पड़ता है। अब यहाँ पर कविता और काव्य को समान दृष्टि से एक ही समझा जाता है। काव्य अपने अर्थ में काव्य अपने व्यापक अर्थ में साहित्य का समानार्थक है और सीमित अर्थ में कविता। अब कुछ लोग यह जो परिभाषा हमने की कि जो व्यापक अर्थ में है तो वह साहित्य यानी काव्य, और सीमित अर्थ में है, साहित्य में कोई सीमित अर्थ में है तो वह कविता। तो ऐसी जो हमारी बात है उसे कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि छोटी पद्यबद्ध रचना जो है, छोटी रचना जो ऐसी होती है जो पद्यबद्ध होती है उसे कविता और बड़े को काव्य कहेंगे। संस्कृत के कई आचार्यों ने इसमें अपने विचार प्रकट किए हैं और
उन्होंने यह जो विचार प्रकट किए हैं वह कई समीक्षा ग्रंथों में प्रकट किए हैं, जिसमें कविता की परिभाषा भी दी है जो काव्य पर भी लागू होती है। अंग्रेजी में कविता के लिए पोएट्री और काव्य के लिए पोयम ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। हम अब देखते हैं विभिन्न विद्वानों के विचार, जिसमें संस्कृत के आचार्यों के विचार में हम आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह के विचार देखेंगे। जिसमें पहले हम देखेंगे कि आचार्य भामह ने अपनी परिभाषा किस प्रकार दी है। उन्होंने कहा है शब्दार्थों सहित काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ से युक्त, शब्दार्थों सहित यानी कि शब्द और अर्थ के सहित यानी युक्त जो रचना है उसे काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सहित की जो रचना है, शब्द और अर्थ से युक्त जो रचना है उसे काव्य कहते हैं। अब दूसरी एक परिभाषा देखते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने रसपूर्ण कथन या वाक्य को काव्य कहा है। उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी कि वाक्य में जो रसात्मक है, जो रस युक्त है, उसे, उस कथन को, उस वाक्य को हम काव्य कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ जी ने कहा, आचार्य विश्वनाथ जी ने हमने देखा आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ जी, अब हम देखेंगे आचार्य जगन्नाथ जी। तो आचार्य जगन्नाथ जी ने कहा रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी कि सुंदर अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द रचना है उसे काव्य कहते हैं। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ से युक्त जो रचना है उसे काव्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रसपूर्ण कथन या वाक्य को काव्य कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। और आचार्य जगन्नाथ ने रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात सुंदर अर्थ का बोध कराने वाली शब्द रचना को काव्य कहा है। अब हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने रस, अलंकार, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है और उसी के मुताबिक उन्होंने काव्य की परिभाषाएं भी दी है। अब हम देखेंगे हिंदी के आलोचकों के मंतव्य या फिर उनकी बात। तो हिंदी के आलोचकों में कविता की भिन्न भिन्न शब्दों में परिभाषाएं की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राजेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है यह देखेंगे। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान संदेश कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह उन्होंने चिंतामणि में कहा है, चिंतामणि भाग 1 में। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं।
तो वे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब हमें ज्ञान होता है, हम कहते हैं कि जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है तब हमें मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मों में कहा है कि जब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आप मुक्त अवस्था में चले जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और आप इस बंधनों से मुक्त होते हैं। तो ऐसी जो हमारी ज्ञान दशा होती है, ऐसी जो हमारी मुक्त अवस्था होती है, उसे ज्ञान दशा हम कहते हैं। तो उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है वह रस दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्त अवस्था जो है वह ज्ञान दशा कहलाएगी। तो हृदय की, हमारे हृदय में जो हमें बंधनों से मुक्त करे ऐसी जो दशा प्राप्त होती है उसे हम मुक्तावस्था कहते हैं। और वह मुक्तावस्था हमें हृदय के लिए रस दशा कहलाएगी। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है। अब हमारे हृदय में जो मुक्ति की साधना के लिए जो भी प्रस्तुति हमें करनी है, वह प्रस्तुति के लिए मनुष्य जिसका आधार रहेगा वह वाणी, वह शब्द जो है, वह शब्द या फिर वह जो वाक्य यानी कि जो विधान है वह उसे कविता कहते हैं। अब आएंगे हम राजेंद्र द्विवेदी जी के अनुसार काव्य क्या है। तो राजेंद्र द्विवेदी जी के अनुसार श्रोता या पाठक को आह्लादकारी, श्रोता या पाठक को आह्लादकारी मन वेगों को तरंगित करने वाला और छंदों में लिखा जाने वाला साहित्य का एक प्रधान भेद कविता है। यह उन्होंने साहित्य शास्त्र का परिभाषिक कोश में कहा है। यानी उनका कहने का मतलब, तात्पर्य यह है कि श्रोता या पाठक जो है उनके मनोवेगों को जो तरंगित कर देता है, आह्लादित कर देता है, ऐसा जो भी साहित्य है जिसमें जो छंद में लिखा गया है, तो ऐसा जो साहित्य है जो छंद में लिखा गया है उसे कविता कहते हैं। अब आएंगे डॉक्टर नगेंद्र पर। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि भाव के सौंदर्य से दीप्त शब्दार्थ का सौंदर्य ही कविता है। भाव के सौंदर्य से दीप्त शब्दार्थ का सौंदर्य ही कविता है, ऐसा उन्होंने विचार और अनुभूति नामक पुस्तक में लिखा है। उनके मत के अनुसार हम देखें तो भाव का जो सौंदर्य है जिससे शब्दार्थ का सौंदर्य हो जाता है उसे काव्य कहते हैं। जो शब्द और अर्थ, कहने का तात्पर्य यह है जो शब्द और अर्थ भाव के सौंदर्य से दीप्त यानी उज्ज्वलित प्रज्वलित होते हैं और उनका जो सौंदर्य हमें प्राप्त होता है वह कविता होता है। अब हम देखेंगे पश्चिम के विद्वानों की परिभाषा या मान्यताएं, जिसमें हम देखेंगे वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कविता प्रबलतम भावना का अविरत प्रवाह है। प्रबलतम भावना का अविरत प्रवाह है। सीधा सादा वाक्य, कविता प्रबलतम भावना का
हमारे अंदर उत्पन्न हो रही जो भावना है वह एकदम प्रबल होगी, और जो प्रबल भावना का जो हमारे अंदर प्रवाह बह रहा होता है वह कविता है। तो वैसे ही जॉनसन ने कविता छंदोबद्ध रचना है ऐसा कहा है। कविता में छंद जो आते हैं उससे उन्होंने कहा है कि जो छंद वाली रचना होती है वह कविता होती है। अब हम देखेंगे कालरिज। तो कालरिज ने कहा है कि कविता उत्तम उत्तम शब्दों का उत्तम उत्तम क्रम विधान है। उनका कहने का मतलब यह है कि कविता उत्तम उत्तम शब्दों का जो हमें जो हमें सबसे ज्यादा उत्तम मिले, शब्द मिले, उनको उत्तमोत्तम क्रम विधान में रखा जाए तब कविता होती है। सबसे ज्यादा अच्छे शब्द सबसे ज्यादा अच्छे क्रम विधान में रखे जाए तो उसे कविता कहा जाता है। यहाँ जो कविता थी, कविता की परिभाषा हुई वह आंतरिक अथवा भाव पक्ष पर और कई जगह पर कला पक्ष अथवा बाह्य पक्ष पर बल देकर की गई। और जबकि हम सभी का निचोड़ निकाले संस्कृत, हिंदी, पश्चिम, सभी के आचार्यों, आलोचक या विद्वानों के मत के अनुसार देखें तो किसी ने बाह्य पक्ष को यानी कि कला पक्ष को महत्व दिया, तो किसी ने आंतरिक पक्ष को अथवा भाव पक्ष को महत्व दिया। तो इस प्रकार अलग अलग महत्व देकर हम काव्य की परिभाषा हमने देखी। अब हम उपसंहार के रूप में देखेंगे कि समग्र प्रश्न का निचोड़। यहाँ पर हमने देखा कि कवि का कर्म ही काव्य या कविता है। संस्कृत में काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के अर्थ में हुआ है। अंग्रेजी में काव्य के लिए पोएम और कविता के लिए पोएट्री शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि संस्कृत के आचार्यों के काव्य के लक्षणों की विस्तृत चर्चा हुई है। यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी तथा अंग्रेजी के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है और यहाँ यह प्रश्न पूर्ण होता है।